अस्सलाम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ था, तो इलेक्शन 2024 के लिए फाइनली मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से या फिर आज़ाद हैसियत में अपने कागजात नामजदगी बहरहाल जमा करा दिए हैं। काफ़ी पहला ये जो मरहला था जिसको कहा जाए काफ़ी हंगामा खेज था, तो गलत नहीं होगा क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की शिकायत मौसूल होती रही, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाया और अदालतों की मुदाखलत के बाद बहरहाल उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। अब ये सारा मरहला तो अभी सिर्फ पहला इब्तदाई मरहला था, आगे अभी बहुत मरहले बाकी है। तो क्या समझा जाए कि जिस अंदाज से ये पहला मरहला हुआ है, क्या वहीं से ही बुनियाद से ही इलेक्शन के गैर मुतनाज़े होने पर या मुनसिफाना होने पर सवालात नहीं खड़े हो गए? किस तरीके से ये मामला सारा आगे चलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में अभी भी कुछ क्लैरिटी से सामने नहीं आ रही हैं कि उनके इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी तक इख्तिलाफात हैं, टिकटों की तकसीम के हवाले से भी क्लैरिटी अभी नहीं है। ये सारा हंगाम तो हम देख रहे हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, PTI तीनों के लिए है, लेकिन PTI को इसके अलावा भी बहुत से मसाइल जो है वो दरपेश हैं। बल्ला उनसे ले लिया गया है, अब वो अपील करने जा रहे हैं इसके खिलाफ भी, लेकिन बल्ले के ना होने से अगर बल्ला अपील के बावजूद नहीं मिलता उनका इंतखाबी निशान, तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारी हिकमत अमली से, इस पर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आज बड़े ताक के दोबारा से मियाँ साहब पे निशाने लगा रहे थे, क्या नज़र आ रहा है आइंदा इंतखाबात के बाद ये दोनों जमातें किसी तौर भी क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगी एक साथ, इस पर भी बात करेंगे। तो आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, ख़ास तौर पर मैं खुदीद कहती हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब ने आज हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मुनीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थोड़ा सा मैं आपसे पहले कमेंट लूँगी और उसके बाद फिर मैं चौधरी साहब से और इमरान साहब को भी शामिल कर लूँगी डिस्कशन में। आपको क्या नज़र आ रहा है ये जो पहला ही मरहला था मुनीब फारूक साहब, जिस तरीके से हुआ है, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कागजात तो जमा हो गए, लेकिन उसमें जो रुकावटें डाली गई, जो वाक़यात पेश आए, आप समझते हैं कि ये एक गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें थी, अगर ये ना की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे नज़र में तो एक हम इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है ओवरकिल। मुझे लगता है ये ओवरकिल हो रहा है और पता नहीं क्यों मैं रोज दुआ करता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम पाकिस्तान की तारीख के अंदर, सियासी तारीख जितनी भी हमारी है, उसके अंदर हम एक और मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जो उसका रिजल्ट होगा वो तो खैर अल्लाह को पता है आगे क्या जाके होगा, लेकिन जो उससे माहौल उससे पहले हमारे सामने है वो तो कम से कम इस बात की गमाजी कर रहा है कि मुल्क में किसी तरह से भी कोई शफाफियत का एलिमेंट या ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट मौजूद नहीं है इलेक्शंस के अंदर। और विद एवरी पासिंग डे, जिस तरह लाहौर शहर में आपको, मुझे, हम सबको स्मॉग का सामना है, तो सियासी स्मॉग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये हमारी दूसरी स्मॉग से ज्यादा डेंस है। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आता है जिस तरीके से ये पहला मरहला हुआ है? अब तो खुद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो आरओज़ हैं उनकी तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि इंतज़ामिया और पुलिस ने गैर ज़रूरी मुदाखलत की उनके काम में। तो फिर इसका मतलब है जो PTI ने पिटिशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें इस बात पे एतराज़ किया था कि जो आरओज़ हैं वो अदलिया से होने चाहिए ताकि सूरत हाल को शफाफ तरीके से आगे चलाने में कम से कम कुछ तो बेहतरी नजर आती, तो फिर इसका मतलब है कि वो पिटिशन काफी हद तक जायज थी, उससे तो जो ये बाद में सूरत हाल बनी उसने तो उसको काफी हद तक सही करार दिया। समीना, ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हैं। जिस तरह से एक फ़िज़ा खौफ की बनाई गई, जिस तरह से मुखालफिन को जो है हरासा किया गया, उनकी ख़वातीन तक को नहीं बख्शा गया, और जो भी RO ऑफिस में नापसंदीदा शख्स या कोई ऐसा शख्स जिसको वो सियासत से रोकना चाहते हैं वो दाखिल हुआ तो ROs की ऑफिस की प्रेमिसेस में से उनको उठाया गया और जिस तरह से उनको हफ्ज़ बेजा में रख के फिर मैसेजेस दिए गए कि आप अपने इलाकों में नहीं आएँ, आप अपने इलाकों में सियासत नहीं करें। यानी जिन इलाकों में लोगों के कब्रें हैं बुज़ुर्गों की और उनकी अपने कब्रें और उनकी आने वाली नस्लों की कब्रें भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे आने से रोका जा रहा है। ये 70 में ऐसी बातें हुई थी, लेकिन आज इसको एक्सपोज करने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है
वो सोशल मीडिया का रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ये प्रेशर माउंट हुआ और ये जो है मामला सामने आया। जिस तरह से बेईमाना तरीके से ये मामलात को किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी जो है, ये इलेक्शन की शुरू होने से पहले तमाम बारों ने भी एंडोर्स कर दी है, अवाम ने भी एंडोर्स कर दी, और कल और परसों होने वाले वाक़यात और आज होने वाले वाक़यात ने उन पर मोहर सबत कर दी है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो उनकी पटिशन थी जिसमें अदलिया से आरोज़ लेने का कहा गया था, ये बहुत जल्द साबित हो गया कि वो पटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में उनका फ़ैसला गलत ओवरटर्न किया, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। जुडिशल ऑफिसर्स होते तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती थी कि इस किस्म के बहिमाना वाक़यात ना हो। वैसे तो असूली तौर पे इंतज़ामी अफसरान में भी कोई ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। उनको भी जो है एहसास करना चाहिए था कि मुल्क की इलेक्शन जो हैं ये मुल्क की तारीख में या मुल्क के कोई भी इस बात के लिए मामूर किया जाए उसको अपनी, और वो भी पाकिस्तानी बिल्कुल अनबायस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात की है, ठीक, ये आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है चौधरी साहब ने, इमरान साहब, लेकिन फिर ये इंतजामिया किसके हुक्म पर ऐसा कर रही थी? क्या ये निगरान हुकूमतें फिर फेल नहीं हो गई कि पुलिस इस तरह से खुलेआम लोगों को रोक रही है? वीडियोस भी अब काफ़ी लोगों ने शेयर कर दी हैं, और जिस तरीके से हमने देखा मुख्तलिफ ख़वातीन ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो ये फिर निगरान हुकूमतों के ऊपर मेरा ख्याल है कि सारा इसका जिम्मेदारी आएगी कि भाई आप किस तरह से ऐसा माहौल आपने दिया इलेक्शन करवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें जो भी बात चौधरी साहब ने की या उससे पहले मुनीफ फारूक साहब ने की, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दोनों बातें जो हैं अगर आप उसको ज़हन में रख के करें तो मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमतों की बनती है। चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि आरओ की मौजूदगी में उनकी ऑफिस की प्रीमिसेस से लोगों को उठा लिया गया। अगर हम इस बुनियाद पे आरओ को जिम्मेदार करार दें तो फिर तो अदालतों में से भी लोगों को उठा लिया गया। मामला ये है कि ये निगरान गवर्नमेंट जो है, जिसका बुनियादी तौर पे ये काम है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को ना सिर्फ कायम रखे, बल्कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट करें। सिर्फ आईजी साहब की तरफ से, और ज्यादा ये पंजाब में वाकयात हुए, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने जमा कराए हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आईजी की तरफ से या किसी भी वो वजीर आला हो, वजीर दाखिला हो या किसी वजीर की तरफ से ये कह देना कि हम पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगे और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, ये मामलात हल नहीं होंगे। इन मामलात को हल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ जो है वो उसके नारे ना लगाए जाए, इंसाफ होता नजर भी आए। तमाम लोगों के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, उसमें आप देखें अगर कागजात जमा करवाते हुए ही आपने एक चीज़ को इतने मुतनाज़ कर दिया कि आप शफाफ इलेक्शन करवा भी दें तो लोग उस पर शायद उस तरह से यकीन ना करें। परसेप्शन जो होता है वो रिजल्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर परसेप्शन ही ये क्रिएट कर दिया जाए कि इलेक्शन मुतनाज़े होंगे, तो फिर आप जितने मर्जी शफाफ इलेक्शन भी करा लें, लोग उनको शायद उस तरह से उसकी शफाफियत पे उतना यकीन ना करें। लेकिन मुनीब, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ यहाँ तक मामला था या अभी बहुत से मजीद मरहले हैं जिसमें पीटीआई को खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा रगड़ा लगता रहेगा? अभी जांच पड़ताल होनी है, कौन कौन हिस्सा ले पाएगा अल्टीमेटली, फिर पता चलेगा, फिर आगे फिर पोलिंग डे का भी मरहला होगा, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली आपको लग रहा है कि स्पेसिफिकली एक जमात के लिए है सख्ती या ओवरऑल सबके लिए इस तरह का ही माहौल रहेगा? नहीं, ये बात तो क्लियर है, ये वाकयात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ही हो रहे हैं। ये तो बड़ा क्लियर है और बड़ी डिस्टिंक्शन इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी किसी जमात के किसी कैंडिडेट ने कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं की, तो मेरे ख्याल में तो फैक्ट्स की बात है। दूसरी बात ये, मैं इस पे जरूर ये कहना चाहूंगा कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह कोई कह सकता है और मैं भी कह सकता हूँ कि आई हैव रीजंस टू बिलीव कि ये मामला मजीद तलखी इख्तियार करेगा और इसके जो कुछ चीजें हैं वो अभी वक्त के साथ साथ अनवील होंगी। जो मसला इस वक्त तहरीके इंसाफ को बहसियत जमात दरपेश है, उसके ऊपर आज ये हालात या ये मामलात इस जगह पर पहुंचे क्यों, मेरे ख्याल में इसकी तरफ भी जो बहुत से तहरीके इंसाफ के अंदर जो सेन लोग हैं और मैं समझता हूं जो कि अच्छे मैच्योर लोग हैं,
उनको इस बात का इदराक है कि आज अगर तहरीक इंसाफ इस जगह पर पहुंची है तो क्यों पहुंची है। देखिए, मैं बहैसियत एक आम पाकिस्तानी और बहैसियत एक सहाफ़ी इस बात का तज्जिया कर सकता हूं, जो फैक्ट्स है मेरे सामने उनको देख के, कि ये ऑल ऑफ अ सडन तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड कब से शुरू हुआ? 9 मई तो कल्मिनेशन पॉइंट था ना, एक जगह पर आकर चीजें एक लावा था जो फट गया, या जो भी कुछ हुआ वो हमारे सामने आ गया। लेकिन मामला तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुके थे। और फिर इमरान खान साहब की कुछ मकबूलियत के बावजूद, मैं दोबारा कहूंगा मकबूलियत के बावजूद, कुछ ऐसे उनके एडवेंचर्स थे जिनकी वजह से वो खुद को ऐसी पोजीशन में ले गए जहां पर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एंटेगनाइज किया। और आज जिस तरह से हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जो इमरान खान साहब के साथ बहसियत एक सियासतदान हो रहा है या उनकी जमात के साथ हो रहा है, उससे फर्क सबसे ज्यादा रगड़ा किसको लग रहा है? देखिए, डिसएनफ्रेंचाइज होगा वोटर को, शायद वो अपना कैंडिडेट इलेक्ट ना कर पाए, या अपनी जो जिस पार्टी से वो प्यार करता है, जिसको वो लाना चाहता है इक़्तिदार में, उसको वो ना ला पाए। मेरा ये खदशा है, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 मेरी आवाज आपको? जी जी कंटिन्यू कीजिए जी। अब उस जी मैं सिर्फ बड़ी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि देखिए, कुछ लोग जिनकी सियासत पर तनकीद की जा सकती है, जैसे आज अगर फवाद चौधरी साहब है, वो एक परेशानी का शिकार है, या उनका पूरा फैमिली इस्तराब का शिकार है। अब फवाद चौधरी साहब पर जो मुकदमे बनाए गए हैं, वो अब कोई एक मुकदमा बन गया, कभी एंटी करप्शन बुला रही है, कभी नैब बुला रही है। 1.5 साल पीडीएम की हुकूमत रही, क्या फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक मुकदमा भी आया? अगर फवाद चौधरी ने अपनी सियासत के अंदर या अपनी वजारतों के अंदर कोई गलत काम किया होता तो उस दौर में भी आ जाता ना, उस वक्त भी चीजें सामने आ जाती हैं। उनके मुखालिफ हुकूमत थी और उस वक्त वो ठीक ठाक खुली ऑपोजिशन कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरीके से फिर फवाद चौधरी साहब के साथ पहले हुआ, फिर उनको दोबारा अब गिरफ्तार किया गया, कभी एक जगह से दूसरी जगह, और फिर अब वो जेल में है, पूरी फैमिली उनकी सफर कर रही है। तो देखिए, इससे हो क्या रहा है? फवाद चौधरी साहब ने तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में जाके कहा कि भाई ये मेरा बयानिया नहीं है, मेरी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहसियत एक पार्टी के सीनियर पर्सन के, तो मैंने तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। लेकिन अब क्या है, इमरान खान साहब अलहदा मुसीबत में है। लेकिन आपकी मैं ये में से काफी दिनों से ये मैं सुनती भी रहती हूँ आपको मुनीब, लेकिन इस बात की अभी तक क्लैरिटी मुझे समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल है व्यूअर्स आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, जब आप ये बात कहते हैं कि खान साहब को इस सिलसिले में स्टेप लेना चाहिए, वो अपने लोगों को मुश्किल से निकाल सकते हैं, अपनी जमात को भी, जो कारकुन जेलों में है सबको, तो आप एग्जैक्टली क्या समझते हैं वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो बातचीत की बात है तो वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अब दूसरी तरफ से अगर उनसे कोई हाथ नहीं मिलाता या बातचीत के लिए उन्हें राब्ता नहीं करता, तो फिर आगे, उससे आगे वो अब क्या कर सकते हैं? देखिए समीना पाशा, ज़हन में रखिएगा कि आपको पहले किसी भी जगह जहां आप कोई भी किसी नहज पर पहुंच जाते हैं, आपको वजह ढूंढनी पड़ती है कि कोई आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता या आपसे हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहता। पहले आप वो देखें ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि यार किसी को आपने चाय नहीं पूछी या किसी के साथ आपने हाथ नहीं मिलाया तो इसलिए लड़ाई हो गई। यहाँ तो जो हुआ पिछले साल के आखिर के अंदर और पिछले साल माह अक्टूबर से पहले और अक्टूबर के महीने में, वो तो बड़ा कट थ्रोट था ना, बड़ा ब्लेटेंट था। और मैं बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब मैंने उसके बारे में लिखा भी, और वो मैं एज वी स्पीक आज तक वो एक अनडिनाइबल फैक्ट है, सब कुछ मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि जो शौक इमरान खान साहब को इक़्तिदार में जाने के बाद आया कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, तो अब मैं आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का लगवाना है। अब उसके अंदर वो किस नहज तक, कहां तक गए और क्या क्या हुआ, उसके अंदर कौन कौन से किरदार थे, वो कहते हैं ना, वो तो स्प्लिट वाइड ओपन हर एक के सामने है। अब कोई उसे माने या ना माने, ये तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं, he was not the he was not the prime minister at that time। आप थोड़ा, अच्छा, आप उससे पहले की बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये अक्टूबर की बात करें, ओके, पिछले, ठीक है, नहीं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर करते तो उनका साथ अगर वो होता जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, जब उन्होंने ज़हीरुद्दीन साहब को वो भट्ट साहब को लगाया था, तो मार्शल लॉ लग गया था 99 में। तो इमरान खान साहब तो बेहतर पोजीशन में होते कि भाई मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा इख्तियार है, मैं जिस मर्जी को आर्मी चीफ लगाऊं, और बिल्कुल उनका इख्तियार है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी के कंधों पे बैठ के इख्तियार में आते हैं ना, तो ये एक बड़ा ब्रूटल फैक्ट है। फिर जब आप उसको आंखें निकालते हैं तो फिर काम उल्टा पड़ जाता है। ये हमारे तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त इस बात पर एतराज करते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि यार आप मुझे गालियां दें, बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब आप किसी, वो पंजाबी में खुली सी मिसाल है, चौधरी साहब भी समझ जाएंगे, कि वो पिंड के चौधरी के साथ जब आप अकड़
ठीक है ना। चलिए, उसी चौधरी ने जिसने आपको दाने दिए होते हैं, तो फिर आप चौधरी साहब को ही ले लेती हूँ इसके ऊपर, आपकी बात के ऊपर। चौधरी साहब, अगर हम यही हमेशा सोचते रहें कि पिंड का चौधरी एक ही है और उसके साथ बना के ही रखनी है, तो फिर तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात ही खत्म कर दें, फिर चौधरी एक ही रहेगा, वही उसी को सब मानते जाएं। फिर हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात भी करते हैं, और अगर हम कोई स्टैंड लेता है तो फिर हम कहते हैं ये उसकी गलती भी है कि वो स्टैंड क्यों ले रहा है। तो फिर आपके नजदीक इसका हल क्या है, फिर किस तरह से चीजों को चलाया जा सकता है आगे? समीना चौधरी तो एक ही है, वो फैसल चौधरी एक ही होता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी जो देखिए हमारा तो फिर कोई भी नहीं वजीर आज़म ऐसा रहा, ये बात तो वो ठीक है, वन मैन शो है। देखिए ना, नहीं समीना, मतलब लेट मी प्लीज, मैं अपना थीसिस दे लूं, उसका फिर एंटी थीसिस दीजिएगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वन मैन शो हैं। तो वन मैन शो जो है, जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, जब देखिए अगर आपने कोई चीज़ असलाह करनी है तो अपने घर से शुरू करें ना, अपनी पार्टीज़ को तो बनाएं, अपनी पार्टीज़ को जमहूरी बनाएं। आप मुझे ये बताएं, चले इलेक्शन कमीशन जो है वो तो तलवारें छुरियां कांटे लेके पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे जो पार्टी के इलेक्शन हैं वो जमहूरी असूलों पे होते हैं? किसी के भी नहीं होते। और हम ये कहते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इस मौके के ऊपर, तो वो बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। बात यह जी कि पहले आपको ये एक ऐसी रिफॉर्म है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सिविल सुपरमेसी का ख्वाब होना चाहिए। ये जो सदियां हैं पीछे की और आने वाली ये वाली जो सदी है, इसमें इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़, सिविल सुपरमेसी ही इम्पॉर्टेंट बातें। और जिस जिस मुल्क में सिविल सुपरमेसी हुई है, तरक्की उसी ने की है। हमने भी अगर तरक्की करनी है तो हमें सिविल सुपरमेसी लानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आए भी तो आप बहुत सारे रिफॉर्म्स पहले खुद में करने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलना है। आपकी बात तो समझ, अकेली चीज नहीं है जिसे आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ओके, आपकी तो पॉइंट सही है। अब इमरान साहब की तरह ज़रा मुश्किल सवाल आ गया लेकिन इमरान साहब एहतियात से ज़रा जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर इस पैमाने पे हम जांचें तो फिर सिर्फ खान साहब ही नहीं, मियाँ साहब हो या किसी की भी हुकूमत आई हो, ये तो फिर एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती जब तक कि उधर से कबूलियत ना हो। फिर यह बात हम हमेशा कहते हैं। अब कोई जब कंधों पे चढ़ के आता है तो फिर भी हम कहते हैं जी ये कंधों पे चढ़ के आया। अब अगर कोई पॉपुलैरिटी से आना चाह रहा है तो फिर उसको आने भी नहीं दिया जा रहा, उसका हर तरफ से रास्ता भी रुक रहा है। तो फिर आखिर ये मसले का हल कैसे निकलेगा? अगर कोई बात कर लेता है तो वो डील कर रहा है, और अगर वो नहीं बात कर रहा तो वो अकड़ा बैठा और उसने जो है जनाब जिद्दी है वो यानी सारे लोग सिस्टम को दाव पे लगा दिया। तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि कैसे फिर इस मसले से निकलना है? ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान में। ये आपका जो सवाल है बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सबसे सादा सवाल फिर आप बहुत लाइक है। नहीं, लाइक फाइक होने की बात नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल आसान सवाल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लेट द पीपल डिसाइड। आप आवाम में नहीं ना, आप ये नहीं कह रही। अब आप जरा मेरी बात सुन ले तहम्मुल से। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब या अपने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, आसिफ अली जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, हम ये चले रिसेंट पास्ट की बात कर लेते हैं, ये सब जब कंधों पे चढ़ के आए तो गुजारिश सुन लेना। उसकी वजह क्या है कि ये सही तरीके से, ईमानदारी से, साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में नहीं आए थे। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आए तो फिर देखिए इन पे दबाव कम होगा। पीटीआई तो आई उनके जरिए थी, पीटीआई तो बनी उनके जरिए थी। चलिए वो आ गई, सारी गलती पीटीआई की हो गई, मान लिया। अब एक चीज है, आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जिसकी पॉपुलैरिटी उसको आने दें, लेकिन अब वो नहीं, उनको पार्टिसिपेट ही उस तरह से नहीं करने दिया जा रहा। ये मेरा सवाल है। मुनीब इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं उनसे जवाब भी लेती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर सवाल करें, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारी डिस्कशन तो ज़रा मैंने रेलिवेंट रहना था आज की हैपनिंग्स के हवाले से, लेकिन ज़रा इंटेलेक्चुअल किस्म की हमारी डिबेट शुरू हो गई, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज मेरा भरपूर इरादा है कि उनका मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। मुनीब, जैसे अभी बात हो रही थी, फिर जब कोई आना चाह रहा है अगर अवाम की पॉपुलैरिटी से, तो फिर हमारे जैसे बहुत से साफ़ी ये बात कह रहे होते हैं कि जी कबूलियत नहीं है, नहीं आ सकते।
तो फिर कैसे कोई आएगा अपने बलबूते पे आने भी नहीं दिया जाता, और फिर जब कोई बलबूते पे नहीं आता, किसी से हैंडशेक करके आता है, तो फिर वो जाहिर है एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहता है। देखिए, कम से कम इस बात की तायद तो हो गई, और फैसल चौधरी साहब ने भी कर दी कि चौधरी एक ही होता है। वो खुद भी चौधरी हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा तो है। ठीक है जी, चौधरी एक ही होता है। और मैं इसलिए, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे फवाद चौधरी साहब की, मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी ब्रीड है सियासतदानों की, उनमें से उनकी आई कंसिडर हिम एज वन ऑफ द मोस्ट, इस बात का जरूर होता है उनको तो बहुत सी चीजों का इदराक बहुत पहले था और क्या गलत हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपके सवाल के जवाब में समीना बादशाह के, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात या इमरान खान साहब बहसीत जमात के सरबराह और साबिक वजीर आजम मदरसा तामीर नहीं कर रहे थे, ना ही कोई मजहब इस्लाम के लिए वो कोई तबलीग कर रहे थे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब ये सारा सिलसिला शुरू किया और उनके साथ फिर जो जितने भी लोग थे, और फिर ये जमान ज़द आम हो गया कि भाई आज़ादी की जंग हो रही है, वो आज़ादी की जंग नहीं थी। इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि ठीक है जी, पहले मैं कोशिश करूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बने। फिर जब मैं बार बार एक बात कहता था कि अब इमरान खान साहब हाथों पैरों के अंगूठे लगा के देने के लिए तैयार हैं, उस वक्त भी और आज भी वो हैं जेल में बैठे हुए तैयार हैं कि भाई मुझसे हाथों पैरों के अंगूठे लगवा लें, मैं किसी से पंगा नहीं लूंगा, मुझे वापस आने दे, मैं पॉपुलर हूं। अब मसला सिर्फ इतना है कि जब आप इतना फसाद बर्पा करवा देते हैं और इस नहज पर आप ले आते हैं कि आपके ही अजीजो कारब सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी अहमियत का राइटली एहसास दिलाया हमें फैसल चौधरी साहब ने भी, जब वो आके ऐसे लोग कहते हैं कि जी ना कोई फलाना बचेगा, ना हो ये होगा, और फिर जो जना हाउस के ऊपर यानी कोर कमांडर हाउस के ऊपर होता है, शोदा के रेलिक्स तोड़े जाते हैं, सब कुछ होता है, वो कल्मिनेशन पॉइंट था उस फसाद का, उस तमाम तर नफरत का जो कि भरी गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमरान खान साहब की जानिब से उनके लोगों के अंदर। और ये अगर आप पिछले एक साल की, आप खुद क्योंकि साफी हैं, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी खुद आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। हमें अगर सिर्फ तकारीर जोड़कर एक मेहनत करें ना हम कि इमरान खान साहब ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर किया क्या है, सिर्फ आप सोशल मीडिया के क्लिप से इकट्ठे कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज तहरीक इंसाफ बहसीत एक जमात और इमरान खान साहब बहसीत एक साबिक वजीर आजम इस नहज पर क्यों पहुंचे हुए हैं। ये सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं है मेरी बहन, ये जंग है इक्तदार लेने की। मसला ये है कि इमरान खान साहब आज भी के साथ आई टू आई बात करके नहीं वापस आना चाह रहे। वो आज भी कहते हैं कि जनाब मैं ताबेदारी करने के लिए तैयार हूं, बंदे मेरे इकट्ठे हैं, मुझे वोट पड़ जाएगा, मुझे आने दें। लेकिन मियां साहब रिलायबल स्टिल हैं जो 3 दफा जिनको निकाला गया, ये ऐसा है। अच्छा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने आपकी बात नहीं की, बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने आपकी सर बात नहीं की। मैं तो वैसे कह रही हूँ कि इससे तासुर तो ये मिलता है कि क्या फिर मियां साहब रिलायबल हैं, उनके साथ तो 4 दफा लड़ाई, 3 दफा लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आप इसका मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ कि मियां साहब अभी आए हैं ना, मियां साहब, शहबाज साहब इज अ रिलायबल पार्टनर, सीधी सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब वो ठीक है, वेराज मियां नवाज शरीफ साहब असर्ट करने वाले वजीर आजम है, वो कोई ऐसे करके बैठने वाले वजीर आजम नहीं है। सो अलॉट नीड्स टू बी सीन कि आगे वाले वक्त के अंदर अगर वो पिक्चर अभी काफी दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या होगा, बहुत बाकी है जी, बहुत बाकी है। चौधरी साहब, बल्ला चला गया है पीटीआई के हाथ से और अब चैलेंज तो करने जा रहे हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी। कोई आपको उम्मीद नजर आती है कि बैट वापस मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पीटीआई को? और अगर नहीं मिलता इन केस तो कितना बड़ा नुकसान है ये पीटीआई के लिए, सिंबल उनका छिन जाना? जस्ट एक जुमला पिछले टॉपिक से फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए मुनीर साहब बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के आप पूरे मुल्क को या एक जमात को जो है वो उस तरह से उसमें नहीं डाल सकते। वहाँ पे जो इन्वॉल्व थे, अब उनका भी एक मौक़िफ़ है कि इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन लोग थे, उनके थे या नहीं थे। तो ये सारी बातों को ट्रांसपेरेंटली करने के बाद सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 9 मई का जो वाक़या है वो एक ऐसा शक्ल बन चुका है पूरे मुल्क के और लोगों के दरमियान तक, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि बड़ा इदारा है, मुल्क का इदारा है, इसमें मुल्क के शहरी इन्वॉल्व हैं, कोई गैर मुल्की तो नहीं है। तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि कोई आम माफ़ी का ऐलान करें, मैं उसका सपोर्टर हूँ, और उसको देखें कि कैसे हल किया जा सकता है। ये टाइम है बड़ी जल्दी उसको हल करने का। ना वो बिल्कुल समीना, अगर पीटीआई जाती है सुप्रीम कोर्ट में,
मेरा ख्याल में कि जिस तरह से ये तकनीकी बुनियादों के ऊपर फैसला हुआ है, हमने परसों में ये बात की थी कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया और ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला जो है दोबारा पॉपुलैरिटी को टारगेट करने के लिए जो है किया गया है। लेकिन इसका क्या पॉलिटिकली कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरा ख्याल में अगर आप उनको पीटीआई को एज ए आज़ाद पार्टी, इस वक्त वो पार्टी तो के तौर पे भी रजिस्टर्ड नहीं है बाय द वे, उनको निशान में नहीं मिल सकता। तो जो हालात हैं, जो टाइमिंग है और जिस इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप जो बैट का निशान है उनको वापस करें, क्योंकि जिस तरह का, जैसे मैंने आपसे इब्तिदा में अर्ज़ किया कि ये तो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और इसके ऊपर अगर ऑन द टॉप ऑफ इट आप एक पार्टी का मिड इलेक्शन में जाके जब शेड्यूल अनाउंस हुआ हुआ है आप निशान वापस लें, तो ये तो बिल्कुल अनजस्ट है और इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी इसको, ये इलेक्शन जो हैं इनकी जो बाकी रही सही अगर कोई है साख, वो भी चली जाएगी। लिहाजा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए जा रहे हैं कल से एक सियासी जमात की तरफ से, मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस है कि एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जब पैनामा कर रहे थे तो तब भी इनका ये रवैया था। इनके लोग रोज़ाना जो है जजेस को रोस्टम के ऊपर गालियाँ देते थे और ये फैसला आया तो अभी भी वो तीनों जजेस जो हैं वो इनका टारगेट बन गए हैं। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। इसको भी मियां साहब को और उनकी पार्टी को दोबारा सोचना चाहिए। जजेस को टारगेट करना एक बुरा फैशन है और अदालतों को टारगेट करना बहुत बुरा फैशन है। इसको मियां साहब को अपनी अप्रोच और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कितना रिलीफ भी मिला है पीएमएलएन को अदालतों से। लेकिन बहरहाल आगे बड़े अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आ रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से भी ज़ाहिर है मामला सामने आएगा। तोशाखाना की अपील जो है उसको चैलेंज किया है दोबारा से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको लेकर गए हैं पीटीआई वाले। फिर बैट का निशान का मामला है। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। क्या ये वाकई डिस्क्वालिफिकेशन वाला वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या ऑलरेडी अगर इस तरह से जजेस को क्या अंडर प्रेशर किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं तफसीली। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो डिस्कस होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो क्या हम इस सूरत से पहले ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना दबाव बढ़ा रही हैं। इमरान साहब, आज भी एक हमारे सामने खबर आ रही है कि जिस तरीके से पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से जो एक बड़ी शदीद किस्म की तनकीदी मुहिम चली सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत सारी चीज़ें आज शेयर की गई हैं। उसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों के बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ट्वीट्स थे। कल हम देख रहे हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खूब ठीक ठाक ली है और अच्छी खासी उन्होंने तनकीद की है जज साहिबान के ऊपर। आपको लग रहा है कि आगे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसकी वजह से सियासी जमातें जजेस को अंडर प्रेशर रखती हैं? सुमिना देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये ना एक फ़ैशन बन गया। अभी फैसल चोई साहब हमारे दोस्त भाई अभी ना मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो जजों को टारगेट करते हैं। लेकिन अभी जो वफाकी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट आई है जिसका अभी आपने जिक्र किया, जो चीज़ें दिखाई कि उसमें पीटीआई के जो लोग हैं और पीटीआई के हमदर्द, और वो जिस तरह से काजी फायज़ ईसा साहब को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और उनके साथी जजों को टारगेट करते रहे, वो पता नहीं क्यों लोगों को नज़र नहीं आते। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी जज को टारगेट करना और ये कहना कि जी अदालतों को टारगेट किया जा रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा जाता है तो वो भी बुरी बात। किसी को भी ये सियासत में ज़ातियात को लाना और टारगेट करना किसी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह से महज़ब मुआशरों में होता है उस तरह से सियासत करें और अपने कानूनी हक़ के लिए ज़रूर लड़ें। जहाँ तक बात है अभी जो पिछले आप बात कर रहे थे कि नुकसान क्या होगा बैठना होने का, तो सबसे बड़ा नुकसान तो पीटीआई को ये होगा अगर ये एक जमात के तौर पे नहीं होते कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनसे महरूम हो जाएंगे। अब देखें एक बहुत बड़ा वो चंक होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा जो इनके लोग हैं उनको अब किसी को क्या पता कि एक, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि अगर एक हल्के में चांद है, दूसरे हल्के में साइकिल है, तीसरे हल्के में पेट्रोल पंप है, तो लोग तो कंफ्यूज ही रहेंगे।
तो पीटीआई के लिए अब भी बाहर हाल एक रास्ता ज़रूर मौजूद है कि अगर वो किसी सियासी जमात के साथ ताउन कर ले, अगर खुदा न खास्ता उन्हें रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से, तो एक ही उसके तहत वो लड़ सकते हैं। ठीक, मैं इस पे चौधरी साहब की भी वैसे राय ले लेती हूँ, जरा कानूनी नुक्ता नजर भी सामने आ जाएगा। बहुत से लोग ये चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि किसी भी छोटी जमात से अगर पीटीआई ऐसा इल्हाक कर लेती है कि उनके इंतखाबी निशान से वो लड़ ले इलेक्शन, तो उस सूरत में ये कि उनकी एक एज ए जमात जो पार्टिसिपेशन है इंतखाबात में वो बरकरार भी रहेगी, मखसूस नशिस्तें भी मिल सकेंगी, और ये जो सारा एक उन्हें आना है मसला कि चलो एक निशान को तो पूरे पाकिस्तान में फैलाना कंपैरेटिवली शायद आसान होगा कि भाई ये अब निशान है, लेकिन हर बंदे का अलग निशान होगा तो उसको तो फैलाना पैगाम आवाम तक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ये भी मामला है कि स्पेशल सीट्स का जो है वो एलोकेट नहीं होंगी, लेकिन कौन सी जमात है जो इल्हाक करेगी पीटीआई के साथ मौजूदा गिवन सर्कमस्टांसेस में? वो अपने भी मामलात मतलब जो ठुडे इनको पढ़े हैं उनको भी पढ़े चाहते नहीं चाहेगा कोई सर शेख मसला ये है। बल्कि कल मैंने सुना है वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने शायद उन्हें ऑफर भी कर दिया है, इवन शेख साहब तो पहले ही इनके साथ ही ऑलमोस्ट खड़े हैं, उन्होंने तो कहा है, तो अगर वो भी कर सकते हैं, कलम दवात से ही सारे लड़ लें। देखिए बात यह है कि ये तो आप अभी तक तो उनका अपील का ऑप्शन है, मेरे ख्याल में इसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही कोई पॉलिटिकल फैसला वो करेंगे। और ये भी एक मामला है कि क्या जो उनके कागजात जमा हुए क्या वो इस तरह से इत्तेहाद के हुए हैं जमा, उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या वो निशान मिल सकता है अभी? क्योंकि उस निशान को जो इस वक्त कहा जाता है उसका भी शायद कानूनी तौर पे कोई जवाज़ है या नहीं। देखिए ये लोगों को डिसफ्रेंचाइज करने की तो बात है, यानी जिसको वो वोट दे के इलेक्ट करना चाहते हैं, अगर उनको इस तरह से ना किया तो मेरा आई होप कि JUI ने भी वैसे कल कहा है कि अगर वो अपील में जाएंगे, गफूर हादी साहब का शायद मैं बयान सुन रहा था, तो मेरा ख्याल में तो अदालत इसका नोटिस लेगी और लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है निशान जो है वहाँ पे ले लिया जाएगा तो फिर इलेक्शन का जो क्रेडिबिलिटी है वो तो आगे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल रही सही भी बिल्कुल जाती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अदालती मामलात की बात है वो थोड़ा सा मामला को दुरुस्त हुआ है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर लूँ, ये जो तोशाखाना की अपील को भी चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने, तो इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है सर, क्या इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मुअत्तल अगर यानी फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, इसके चांसेस हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के? देखिए जो तोशाखाना का केस है वो भी तो जिस तरह का फ़ैसला किया गया है उसमें तो इतने झोल हैं, जैसे वो पहला फ़ैसला उड़ा है वो भी मतलब मैंने बहुत दफ़ा हमने कहा था कि अनप्रेसिडेंटेड सा है, तो ये फ़ैसला भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये फ़ैसला जिस तरह से किया गया है जिसमें उसमें झोल हैं वो लीगली तो मुझे स्टैंड करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि तोशाखाना में और बहुत सारी बातों में एक सवाल ये भी है कि जब आपने NA-95 में हवाले से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आर्टिकल 63 में वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन उनका हुआ, तो आप क्या दोबारा उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच नीड्स आंसर कि क्या एक आदमी एक ही जुर्म में 2 दफ़ा सज़ा मिल सकती है उनको? तो ये भी एक सवाल है कि कैसे उनको पहली दफ़ा NA-95 से नोटिफाई किया गया, आर्टिकल 63 की। लेकिन हैरत है ये वाली बात वैसे वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, आई गेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफरेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अपील थी उसमें तो नहीं है डिस्कस हुआ, ये वाला ये एस्पेक्ट तो डिस्कस नहीं हुआ है सच, वो तो ये हुआ है कि जी 3 साल की सजा है, सजा मुअत्तल हो गई है, फैसला मुअत्तल। ये एस्पेक्ट उनको डिस्कस करना चाहिए था। चॉइस सब वकील नहीं थे ना, अगर सारा रौला ही है पै गया ना, वकील ही बदल गए ने। सब वकील होते तो ये जरूर डिस्कस। चलो अच्छा जी, PMLN की उनके वकील बहुत अच्छे वकीला है, उनकी टीम बहुत अच्छी टीम। चॉइस सब असि ताड़े तो अच्छा नहीं उन्होंने समझते, माफ कर। चलें जी, ये जो PMLN की टिकटों के ऊपर भी काफ़ी शोर मचा हुआ है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान साहब, एक तो मैं कल परसों से देख रही थी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक कैंपेन चल रही है तलाल चौधरी साहब के हक में कि जी उन्हें टिकट मिलना चाहिए, शायद उनको कोई साइडलाइन किया जा रहा है। तो कुछ ये भी खबर आ रही है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक अलग ग्रुप है इस मामले में, शहबाज शरीफ साहब का अलग ग्रुप है, इसलिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या अंदर की खबर है PMLN में वाकई टिकटों का मसला है, फिर ऊपर से सीट एडजस्टमेंट वालों ने अलग मसला मसाइल किए हुए हैं कि हमें इतनी चाहिए? समीना देखें, सीधी सी बात है, ग्रुपिंग वाली तो कोई उस तरह से बात नहीं है।
देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि शरीफ बरादरान का तर्ज सियासत जो है उसमें हमेशा जो जितने भी क्रूशल फैसले होते हैं उसमें अगरचे फाइनल राय जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की होती है, लेकिन दोनों भाई मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा डिस्कस करके मिल के फैसले करते हैं। जो ये बात है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज आपस में इनके कोई इख्तलाफात है, तो देखें दो बड़ी बारीक सा एक फ़र्क है, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक राय मुख्तलिफ होना और एक इख्तलाफ होना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों के दरमियान चचा भतीजी में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो लोग हैं जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया है उसमें बिल्कुल राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन फड्डे तो पड़ेंगे ना इमरान साहब। देखिए फड्डे इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के या मरीम नवाज के ग्रुप की वजह से, लेकिन जब आप अपने किसी ऐसे नजरियाती वर्कर को, मसलन अगर तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलता है, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई है क़यादत की दिफा के अंदर ही, 5 साल नाअहली भुगती है, उनको अगर साइडलाइन करके किसी और को एडजस्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक किसी भी जो उनके हल्के के उम्मीदवार है उसके अंदर एक आते रंज तो होता है कि भाई मुझे यही तो इशू है। देखिए अब जो उनके अपने लोग हैं, फिर जो मुनहरिफ हैं, उनको भी वादे वईद है। इशू यही है, इसलिए अभी तक सीट एडजस्टमेंट क्यों फाइनल नहीं हो सकी, इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ क्यों मामला तय नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद वो विनिंग पार्टी है। जब किसी पार्टी को ये हो कि वो विनिंग पार्टी है तो वो उस वक्त उसकी वजूहात जो भी हों वो उस वक्त ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को करे। अगर वो एडजस्टमेंट करते हैं और दूसरे लोगों को वो किसी हद तक ही साथ एडजस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन अगर वो एडजस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे हुमायूं अख्तर खान साहब हैं, उनको अगर वो टिकट देते हैं तो हुमायूं अख्तर खान साहब की एडजस्टमेंट के बाद उन्हें अपने बंदे को तो बिठाना पड़ेगा। इससे मसाइल जो हैं हर जमात आगे भी होंगे। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब मैं इस पे PMLN पे भी आपकी राय लेना चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत कर रहे हैं, इस पर भी मुझे आपसे राय लेनी है। पहले आप PMLN पे देना चाह रहे हैं इनके टिकट मामले पे? Have you inside story? मेरा ख्याल में PMLN काफ़ी दबाव का शिकार है और पहली दफ़ा जो है वो एक बड़ी सीरियस बड़ी पार्टी है, लेकिन वो IPP और इन जो छोटे ग्रुप्स हैं इनके प्रेशर में भी हैं और अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का जो मुखालिफ हैं नवाब शेर वसीर, उनका अगर वो लोग नहीं होते उस वक्त तो अदम एतमाद तो कामयाब ना होती, तो वो जो उनके साथ पूरी पार्टी की कमिटमेंट है वो भी तो एक पॉलिटिकली जो है वो बर्डन है। अच्छा वक्त खत्म हो गया है चौधरी साहब, मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिएगा अगर कोई जरूरत पड़े। बिलावल भुट्टो ने जो आज तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई मियाँ साहब को, तो ये सारा आपको क्या नजर आ रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के क्या गेम है? जरदारी साहब सियाने आदमी हैं और उनको पता है कि किस वक्त क्या बात कहाँ पे करनी है, किसके साथ करनी है। मेरा ख्याल में वो कामयाब हो गए भी हैं और कामयाब हो भी जाएंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फारूक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम को आज यहीं पे समेटते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।